तो कमर इस्लाम साहब, बात यह है कि आपकी हुकूमत है, आपके वज़ीर दिफा को ये भी नहीं पता कि एक जर्नैल का जिसका कोर्ट मार्शल उनकी वजारत दिफा करने जा रही है उस पर इल्ज़ाम क्या है, और वज़ीर दिफा कह रहे हैं अगर ये दुरुस्त है तो ये किस किस्म के कमांड और कंट्रोल है, जिस तरह के आइन में जिसका वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, आपकी हुकूमत को भी नहीं पता कि मामला क्या है। देखिए, आइन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर दिफा जो है वो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स को ओवरसी करेगा जब उसकी इजाज़त देगा, ये भी नहीं लिखा। ये वफाकी हुकूमत रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये फैसले, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ बहुत से अदारे हैं जिसमें मतलब वज़ीर दिफा का ये इख्तियार नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल इख्तियार नहीं है। अच्छा, इसलिए कि ये फौज का जो अंदरूनी जो कोर्ट मार्शल है, आपने तो शायद कानून भी पढ़ा हुआ है। उस मैंने कानून नहीं पढ़ा हुआ, अच्छा। लेकिन कानून में से गुजरा हुआ हूँ, कानून की चक्की में से। ठीक है। और जो इसकी अपेलेंट अथॉरिटी जो है, जब कोर्ट मार्शल में किसी को सजा जजा कोई चीज़ होती है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अच्छा। वो वज़ीर दफा नहीं है। अच्छा। वो मर्सी पिटीशन भी चीफ ऑफ मतलब वज़ारत दफा अगर किसी। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये बेसिकली तो कोर्ट मार्शल के जो जितने भी हमने इनहेरिट किया। अच्छा। वो ब्रिटिश आर्मी का सिस्टम था। तो उसमें उस वक्त भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नहीं होता था, उस वक्त भी फौज ही होती थी। अच्छा। ये चूंकि आर्मी एक्ट, मतलब कॉलोनियल आर्मी की आप बात कर रहे हैं। कॉलोनियल आर्मी की, तो अभी भी वही कॉलोनियल आर्मी, अभी भी वही है। अच्छा। और चूंकि फोर्सेस में दुनिया भर में जो सिस्टम है वो ऐसे ही है, बाकी जगहों की तरह आर्मी में या जो फाइटिंग फोर्स है। तो ये जो आपके हुक्मरान सियासतदान कहते हैं ये फौज का अंदरूनी मामला है, ये पाकिस्तान का, इस कौम का, इस हुकूमत का मामला नहीं है। ये फौज क्या कोई अलग हुकूमत है? क्यों ये कहते हैं अंदरूनी मामला है? ये इस मुल्क का मामला नहीं है। वज़ारत दिफा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ारत दिफा का बिल्कुल ताल्लुक है, लेकिन इसको अंदरूनी को थोड़ा सा पहले थोड़ा सा अंदरूनी को समझ लें। मैं समझा दूं अगर आप इजाज़त दें। जी बताएं कि ये फौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का आर्मी का सिस्टम है वो गवर्न होगा आर्मी एक्ट के तहत। अच्छा, वो वज़ारत दिफा के अंडर नहीं आती? नहीं, वज़ारत दिफा के अंडर आना और बात है। अच्छा। लेकिन जो देखे ना, पुलिस रूल्स के तहत जो पुलिस के अंदर की कार्रवाई हो रही है वो वज़ीर आज़म के मातहत जरूर है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि मातहत नहीं है। मतलब कि पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं मैं फौज की बात कर रहा हूँ। मैं पहले पुलिस की मिसाल दे रहा हूँ कि पुलिस रूल्स के तहत जो पुलिस को फर्ज किया किसी को क्वार्टर गार्ड किया जाता है, जिससे फौज में क्वार्टर गार्ड है, आप तो खूबी आ गए, इसी तरह पुलिस में भी क्वार्टर गार्ड होती है। उसमें सजा भी सुनाई जाती है, उसमें किसी को बंद भी किया जा सकता है, तो पिट्ठू भी लगाए जा सकते हैं। तो वो उस फोर्स के अंदर का मामला होता है। अच्छा। ये भी चूंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट मार्शल का एक और भी रूल है, यानी आईजी पुलिस और आर्मी चीफ का जो एक इंडिपेंडेंट पावर्स हैं वो अपने वो एक जैसी है, वो एक जैसी तकरीबन है फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फौज आमिर मुगल साहब, हुकूमत का तो मौक़िफ़ आपने सुन लिया कि फ़ौज के बहुत से मामलात अंदरूनी भी होते हैं और हर काम में वज़ीर दिफा या वज़ीर आज़म मुदाखलत नहीं करता। तो आपकी पार्टी भी हुकूमत में रही है, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? आपके लीडर भी कह रहे हैं ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, तो आप लोगों के नज़दीक भी ये मुल्क का मामला नहीं है, कौम का मामला नहीं है जो जनरल फैज़ हमीद मुबैना तौर पे करते रहे, ये कोई अंदरूनी मामला है? देखिए जी, जो ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है कल, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उनका कोई जो टॉप सिटी की कोई एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़, एक उसका उन्होंने जिक्र किया है, और दूसरा उन्होंने किया कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आई डोंट नो क्या है, ज़ाहिर है वो वक्त के साथ सामने आ जाएंगी। लेकिन जो इसको टिल्ट देने की कोशिश की जा रही है कि ये 9 मई की भी इसमें इंक्वायरी होगी, तो ISPR की प्रेस रिलीज में मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई, क्योंकि 9 मई जब हुआ था तो उस वक्त तो DGISI ऑन ड्यूटी थे, वो रिटायर नहीं हुए थे, वो आई थिंक नवंबर में रिटायर हुए थे, और 9 मई जो है वो 2023 में हो गया था, कोई 4-5 माह। ये थोड़ी गलती है, ये गलत है। वो मतलब उस वक्त तो जनरल आ चुके थे, उन्हें रिटायर हुए शायद कोई वो बहुत पहले अर्ली रिटायर। अच्छा, वो 2022 में हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल, यू आर राइट सर। अच्छा, अब सर इसमें ये है कि एक तो जनरल फैज़ साहब जो हैं उनको अगर करप्शन की वजह से निकाला गया। वैसे आपने ये क्यों कहा कि जनरल फैज़ उस वक्त रिटायर नहीं हुए थे? क्या आपको मैं उसका भी जवाब देता हूं। अमली तौर पे नहीं हुआ? नहीं, मैं उसका भी जवाब देता
अगर करप्शन पे जनरल फैज़ साहब का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है तो मेरी एक शहरी होने की हैसियत से अपने आर्मी चीफ से गुजारिश है कि हमारे जनरल बाजवा साहब पे भी इसी किस्म के इल्ज़ामात हैं। आज शायद असलम क्यों मुल्क से भागा हुआ है, अहमद नूरानी पे क्यों FIRs हो रही हैं? इसलिए कि उन्होंने एक करप्शन की स्टोरी ब्रेक की थी जनरल बाजवा साहब की, उनकी एहलिया के नाम पे 12 अरब रुपये के असासे कहाँ से आ गए, तो लगे हाथ उनकी भी एक तहकीकात हो जाए। एक हमारे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब के भी हो जाए, वो उनका भी बड़ा मशहूर था, इनके पैसे मशहूर था साबर मिठू साहब पकड़ते हैं, उनके मशहूर था अशफाक परवेज़ कियानी साहब के भाई पकड़ते हैं। तो आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की? आप तो वज़ीर-ए-आज़म जनरल बाजवा तो बहुत बड़े बकौल इमरान खान के जमहूरी लीडर थे, तो उस वक्त आप लोग क्यों चुप रहे? नहीं, जनरल बाजवा साहब की जो करप्शन की स्टोरीज हैं वो तो खैर अभी सामने आ रही हैं। अच्छा, आपकी हुकूमत को बिल्कुल नहीं पता था कि वो ऐसे हैं? उस वक्त कोई ऐसा स्कैंडल आप बता दें कि किसी साफ़ी ने ब्रेक किया हो, देर से पता चला जनरल बाजवा किसी साफ़ी ने ब्रेक किया हो, किसी जगह से सामने आया हो, प्राइम मिनिस्टर इंतजार करता है, अखबारों से पढ़ के उसे पता चलता है, उसको पता चलेगा तो कोई बात होगी। दूसरी बात जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि 9 मई की तरफ भी कुछ हो सकता है, तो जनरल फैज साहब का 9 मई में कोई रोल था या नहीं था? उन्होंने कहा अगर ये दुरुस्त है, ठीक है, साहब ने ये नहीं कहा हो सकता है, उन्होंने कहा अगर ये दुरुस्त है, उन्हें भी नहीं पता कि है भी, ठीक है, लेकिन जिन लोगों के बारे में कुछ वाज़िया चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में तो हमें तहकीकात कर लेनी चाहिए। मसलन 9 मई को CCTV फुटेजेस कहाँ गई, उस वक्त IG पंजाब कौन था, उस वक्त CM पंजाब कौन था, उस वक्त वज़ीर दाखिला कौन था, और इस सारी एपिसोड का फ़ायदा कौन सी पार्टी को हुआ है, तो इसकी तहकीकात तो कर लें। हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अगर उसमें कोई भी जिम्मेदार हो, XYZ, जनरल फैज़ हो, ख्वाजा आसिफ हो, इमरान खान हो, उसमें शहबाज शरीफ हो, उसमें राना सनाउल्लाह हो, उसमें मोहसिन नकवी हो, उसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हो, तो हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। हमने 9 मई लगाया हुआ है, इनसे जो दुनिया का सवाल करो आगे से 9 मई इनका जवाब होता है। आप तो वेलकम करते हैं जनरल फैज के कोर्ट मार्शल? हम कहते हैं कि जिसका भी एहतसाब करना है, सिलेक्टेड एहतसाब तो ना हो। एतराज तो नहीं है ना जनरल फैज? हमें क्या एतराज हो सकता है? हम तो कहते हैं कि कोई ताल्लुक ही नहीं है जनरल फैज। हम तो कहते हैं ताल्लुक तो जिनका है वो तो खुद टीवी पे बैठ के बता रहे हैं। क्या बताया शाहजेब खानजादा को ख्वाजा आसिफ साहब ने कि अप्रैल 2019 में जनरल एजाज अमजद के घर जनरल बाजवा के कहने पे मीटिंग की मेरे साथ फैज़ हमीद ने, और उसने मुझे ऑफ़र की कि आप वफाक की गवर्नमेंट भी ले लें और उसके बाद हमसे पंजाब की गवर्नमेंट भी ले लें। तो तलक तो इनका साबित हो रहा है। बल्कि आज रात को जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और एतराफ़ किया है, शायद जियो पे ही बैठ के, कि ये तो हमारी मिन्नतें कर रहे थे जनरल फैज़ साहब कि मुझे जो है वो आर्मी चीफ बनाए और मैं बड़ा अच्छा सर्व करूँगा, और जनरल बाजवा साहब कह रहे थे कि इसको बनाएं, अगर इसको नहीं बनाते तो फिर जनरल आसिम साहब को भी ना बनाए, कोई तीसरा ऑप्शन ले। तो सर तलक तो इनका साबित हो रहा है। चलें असनाद मलिक साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं और उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ का कुछ लॉजिस्टिक की भी हेल्प हो सकती है, कुछ उनका साजिशों का तजर्बा भी है। ये साजिशों का तजर्बा जो है ये रिटायरमेंट के बाद का वो जिक्र कर रहे हैं या रिटायरमेंट से पहले का है? और बतौर कोर्ट रिपोर्टर आप कैसे देख रहे हैं ये जो इल्ज़ामात जो असल में होने चाहिए थे वही इन पे उन्हीं के तहत कोर्ट मार्शल हो रहा है, या फिर ये ऐसे इल्ज़ामात के तहत कोर्ट मार्शल हो रहा है कि जिससे जो मौजूदा हाज़र सर्विस जो अफसरान हैं उनको किसी डर या खौफ की ज़रूरत नहीं? देखें, अब पोस्ट रिटायरमेंट जो है मामलात वो तो हमें मालूम नहीं है, वो तो बग़ैर डिफेंस मिनिस्टर को भी मालूम नहीं है। इसके अलावा जो पहले मामला टॉप सिटी वाला वो सुप्रीम कोर्ट से इनिशिएट हुआ, वो एक मामला था और बज़ाहिर ये लग रहा था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि उनके मामलात तो और संगीन, उससे बड़े संगीन मामलात हैं। अदलिया में इंटरफेरेंस जिस तरीके से जनरल फैज़ ने अपने दौर में की, उस पर क्या उनसे पूछा जाएगा? जस्टिस काजी फैसल के ख़िलाफ़ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया उसमें मेन मुहर्रिक वो थे। उससे पहले अगर आप देखें मुशर्रफ का केस है, ट्रीजन केस, उसमें जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चलाई गई, सेनेट के इलेक्शन हुई, हासिल बदंजू साहब का एक स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा जो उस वक्त मीडिया पे आया था कि जी ये लोग कौन थे, जो अपोजिशन के लोग तो पूरे थे, जब जो है वो गिनती के बाद यानी जब पोलिंग के बाद गिनती की गई तो नंबर कम हो गए थे। तो और उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में नाम भी लिया था। जी नाम भी लिया।
नाम भी लिया था। तो ये उनके बड़े संगीन किस्म के उन पे चार्जेस हैं। नहीं, चार्जेस इल्जामात थे, लेकिन चार्जेस नहीं है ये, बाय द वे। आप कह रहे हैं चार्जेस हैं, ये चार्जेस नहीं है इस कोर्ट मार्शल में चले, जो आप बता रहे हैं। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि ये जो अदलिया जो इंटरफेरेंस है, और चाहे वो फैज़ाबाद धरना की जजमेंट के हवाले से मामला हो, तो क्या वो भी पूछगछ होगी या नहीं, देखते हैं कि वो क्या होता है। कि सिर्फ ये है कि जो बात बताई गई है उस तक ही महदूद रखा जाए। देखिए, प्रेस रिलीज में तो असरार मलिक साहब साफ साफ लिखा है कि या तो वो रिहायशी मंसूबे वाला लेन देन का मामला है, वो तो आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो जाएगा अगर आपस में फ्रीकेन बन के। तो ये पोस्ट रिटायरमेंट के अंदर तो जनरल फैज़ पे क्या 9 मई के ही मामला हो सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले जनरल फैज़ जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे, सियासी इंजीनियरिंग करते रहे, और आपने खुद ये सारे वाक़यात बताए, तो आपके ख्याल में क्या उन इल्ज़ामात पे जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, असूलन तो वही है, चाहे वो मीडिया के हवाले से मामला है, चाहे आपके साथ जो वाक़या पेश आया। कमर जावेद बाजवा साहब का ख़ुद इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो कहते हैं मैंने डांट डपट की जनरल फैज़ की कि किस तरीके से आपने किस भोंडे अंदाज से एक बंद यानी उठाया।